हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द केल्विन साइकिल। ओके, केल्विन साइकिल के रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले हम लोग केल्विन साइकिल को स्टडी किए हैं, केल्विन साइकिल के मैकेनिज्म को हम लोग देखे हैं। केल्विन साइकिल में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका रेगुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो कुछ मेजर एंजाइम होता है केल्विन साइकिल में जिनका रेगुलेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये इस तरीके से है। केल्विन साइकिल में टोटल 5 एंजाइम होते हैं। जो क्या होता है, इस 5 एंजाइम का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। और ये जितने भी एंजाइम होता है, ये लाइट डिपेंडेंट एंजाइम एक्टिवेशन रेगुलेट्स द केल्विन साइकिल। ये जितने भी एंजाइम होते हैं, ये लाइट के प्रेजेंस में ही क्या होता है, आपका एक्टिवेशन होता है। ओके, टोटल 5 लाइट रेगुलेटेड एंजाइम्स ऑपरेट इन द केल्विन साइकिल। ओके, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ये लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। भले ही डार्क रिएक्शन रात को होती है या नाइट में होती है, कभी भी होगा इसका रिएक्शन। ये शुगर का जो फॉर्मेशन होता है या कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन के थ्रू, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम लाइट के प्रेजेंस में ही क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। ओके, तो इसमें से सबसे पहला एंजाइम होता है रोबिस्को, उसके बाद होता है ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, उसके बाद है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम, सीडोहेप्टुलेस 1,7 बाइफॉस्फेटेज और राइबोलोज 5 फॉस्फेट काइनेज। ये जितने भी एंजाइम यहाँ पर है, इन सारे एंजाइम को हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं। जो हमारा जो पिछला जो लेक्चर है जिसमें केल्विन साइकिल को मैंने पढ़ाया, उसमें ये सारे एंजाइम इन्वॉल्व है। तो ये कुछ मेजर एंजाइम होता है केल्विन साइकिल में जिनका रेगुलेशन होना बहुत जरूरी होती है। ओके, देखिए ये जो जितने सारे भी एंजाइम होता है, इनमें ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव स्टेज में रहता है। तो एक्टिव ये कब होगा, जब इनमें कुछ मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, ये सारे एंजाइम क्या होगा, एक्टिव होगा। ओके, इसके एक्टिवेशन के लिए लाइट का होना बहुत ही जरूरी होती है। यहाँ पर जो आपका रोबिस्को एंजाइम है, रोबिस्को एंजाइम को हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। इसी लेक्चर में हम अलग से देखेंगे रोबिस्को एंजाइम के लिए उसका एक्टिवेशन कुछ अलग तरीके से होता है। बाकी यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए कुछ अलग प्रोसेस है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर रेगुलेशन किस तरीके से होता है आपका केल्विन साइकिल में जितने भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर फोटो एक्टिवेटेड पीएस या फोटो सिस्टम 1 रिड्यूस सॉल्युबल फेरिडॉक्सिन एफडी। फेरिडॉक्सिन का होना बहुत ही जरूरी है। जो फेरिडॉक्सिन होता है वो क्या होता है, वो लाइट डिपेंडेंट आपका एक प्रोटीन होता है और सॉल्युबल प्रोटीन होता है, जो क्या करता है आपका PS1 से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद देखिए इसका आगे जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, विच रिड्यूस फेरिडॉक्सिन रिडॉक्सिन रिडक्टेज। ओके, ये क्या करता है, ये एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या करता है, ये उस एंजाइम को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। एंजाइम का नाम है फेरिडॉक्सिन रिडॉक्सिन रिडक्टेज, विच इन टर्न रिड्यूस द डाइसल्फाइड लिंकेज ऑफ थियोरिडॉक्सिन। ओके, थियोरिडॉक्सिन क्या है, ये एक प्रोटीन होता है। इनको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। किस तरीके से करेंगे हम, इसके जो मैकेनिज्म होता है मैकेनिज्म में देखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए फेरिडॉक्सिन हम लोग पढ़े हैं लाइट रिएक्शन में। ये क्या करता है, ये एक मोबाइल प्रोटीन होता है जो क्या करता है, लाइट के प्रेजेंस में लाइट एनर्जी से जो जब लाइट रिएक्शन होता है, तब जब फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जब लाइट पड़ता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फेरिडॉक्सिन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोबाइल प्रोटीन होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और ये बहुत सारे और भी प्रोटीन होते हैं या बहुत सारे और भी एंजाइम होते हैं जिसको रिड्यूस करने का कैपेसिटी रखता है। ओके, रिड्यूस थियोरिडॉक्सिन रिएक्ट with its target enzymes by disulfide interchange. Okay, disulfide interchange, thereby activating or deactivating this enzyme. Okay, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, आपका थियोरिडॉक्सिन आपका यहाँ पर रिड्यूस होता है, तो ये थियोरिडॉक्सिन क्या होता है, जो आपका एक्टिव एंजाइम होता है। ओके, जितने भी एंजाइम अभी यहाँ पर हम देखे हैं, ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं, इस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए ये जो स्टेज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या करता है, थियोरिडॉक्सिन होता है, ये क्या करता है, एंजाइम जो टारगेट एंजाइम होता है उस टारगेट एंजाइम को एक्टिव भी कर सकता है और इनएक्टिव भी कर सकता है। इन द डार्क
phase in the dark phases process are quickly reversed by action with oxygenase। ओके, अभी ये क्या है, ये डार्क रिएक्शन के कंडीशन में हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो एंजाइम होता है ये जब आपका डार्क रिएक्शन के उल्टा जब जब इस केल्विन साइकिल में क्या होता है, CO2 का यूज होता है, तो CO2 का जब यूज होता है तो ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। लेकिन जब जैसे कि फोटो रेस्पिरेशन हो गया, तो फोटो रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, रोबिस्को एंजाइम का यूज होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ऑक्सीजन के यूज में क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स होगा, यानी कि ये जस्ट इसका उल्टा होगा। ओके, तो जब फोटो रेस्पिरेशन हम देखेंगे तो वहां पर रोबिस्को की एक्टिविटी कुछ अलग तरीके से परफॉर्म होगी। The ferredoxin thioredoxin system reduces specific enzymes in the light। ओके, ये क्या करता है, लाइट के प्रेजेंस में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अपन रिडक्शन बायोसिंथेटिक एंजाइम्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम एन इनएक्टिव टू एन एक्टिव स्टेज। क्या कर रहा है, ये जो आपका जो फेरिडोक्सिन रिडोक्सिन क्या है, ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, जितने भी बायोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं जो केल्विन साइकिल में यूज हो रहा है, उन एंजाइम को क्या करता है, ये इनएक्टिव से क्या करता है, एक्टिव स्टेज में लाते हैं। जब ये एंजाइम एक्टिव होता है तभी क्या होता है, केल्विन साइकिल रिस्पॉन्ड करता है। ओके, द रिड्यूस फेरिडोक्सिन प्लस 2 protons are used to reduce a कैटालिटिकली एक्टिव डाइसल्फाइड। ये देखिए, ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या होता है, कैटालिटिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जब तक डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो ये ब्रिज, या आपको बोल सकते हो डाइसल्फाइड ब्रिज, जब तक ये डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं टूटेंगे तब तक क्या होगा, कोई भी एंजाइम एक्टिव नहीं हो सकता है। तो डाइसल्फाइड ग्रुप of the iron sulfur enzyme फेरिडोक्सिन। ओके, ये फेरिडोक्सिन क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, फेरिडोक्सिन थियोरिडोक्सिन रिडक्टेस। ओके, ये क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि आयरन सल्फर कंटेनिंग होता है, which is term reduces the highly specific डाइसल्फाइड। ये क्या होता है, ये हाईली स्पेसिफिक डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए ही आपका अवेलेबल होते हैं। ओके, डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है उन्हीं को क्या करते हैं, ये हाईली रिड्यूस करता है। वो क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक डाइसल्फाइड बॉन्ड को ही क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। अब देखिए, हाईली स्पेसिफिक डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ द स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन थियोरिडोक्सिन। ओके, जो थियोरिडोक्सिन होता है, थियोरिडोक्सिन क्या होता है, जब तक इसके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का टूटना बहुत ही जरूरी होता है, और ये स्पेसिफिक साइट होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि जो थियोरिडोक्सिन होता है उनमें क्या होता है, ये स्पेसिफिक एक साइट होता है जहां पर ये इस तरीके से डाइसल्फाइड ब्रिज रहता है। इसी डाइसल्फाइड ब्रिज में ही क्या होता है, आपका जो भी रिएक्शन होना होता है, इसी डाइसल्फाइड ब्रिज में ही ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ओके, और ये क्या है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसमें ये इस तरीके के डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जो रिएक्शन परफॉर्म होगा इसी डाइसल्फाइड में ही आपका रिएक्शन परफॉर्म होगा। द रिड्यूस फ्रॉम, ओके, देखिए जब तक ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेज में रहता है, लेकिन जब ये रिड्यूस होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होगा, बीच से क्या होगा, टूट जाएगा, बीचों बीच से क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और ये दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो the reduced form disulfide of thioridoxine then reduce the critical disulfide bond, okay, converted disulfide to, ये है आपका ऑक्सीडाइज स्टेज टू रिड्यूस स्टेजेस, ये है ऑक्सीडाइज स्टेज और ये है रिड्यूस स्टेजेस। ओके, of target enzymes and thereby leads to activation of that enzyme। ओके, तो जितने भी यहाँ पर आप देखे होंगे जो थियोरिडोक्सिन होता है, थियोरिडोक्सिन के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, उसके बाद जो हमारा एक्टिव एंजाइम होता है, जो एक्टिव एंजाइम उनके पास भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। एक्चुअल में जो जितने भी एंजाइम यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं सभी एंजाइम के पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो जब तक ये डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेंगे तब तक एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड का टूटना बहुत जरूरी होता है। ये आप समझ सकते हो कि जो एस और एस बॉन्ड इस तरीके से दिखाया गया है, ये ऑक्सीडाइज स्टेज में है, तो जब तक ये रिड्यूस नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, आपका एंजाइम एक्टिवेशन नहीं होगा, ये एंजाइम का एक्टिवेशन नहीं होगा।
ओके, तो टारगेट एंजाइम के पास इस तरीके की डाइसल्फाइड ब्रिज रहता है, जिसके वजह से एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाता है। ओके, मैकेनिज्म हम समझेंगे किस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडाइज स्टेज में है, किस तरीके से रिड्यूस स्टेजेस में होती है। द लाइट सिग्नल इज थस कन्वर्टेड टूवर्ड सल्फर हाइड्रिल और ये SH। ओके, ये है सल्फर हाइड्रिल, यानी कि एक सल्फर ग्रुप यहाँ पर डाइसल्फाइड ग्रुप है, यह डाइसल्फाइड ग्रुप यहाँ पर है। तो ये सल्फर क्या है, सल्फर के साथ क्या होता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये सल्फर हाइड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। सिग्नल वाया फेरिडोक्सिन एंड द एंजाइम फेरिडोक्सिन थियोरिडोक्सिन रिडक्टेज। ओके, क्या होता है यहाँ पर, जो आपका जो एंजाइम है वो है फेरिडोक्सिन थियोरिडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, इस ये जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और वहां पर क्या होता है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ सिग्नल देता है, जिस सिग्नल के थ्रू क्या होता है, आपका जो ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। और जब ये फेरिडोक्सिन थियोरिडोक्सिन एंजाइम का एक्टिवेशन होगा तभी क्या होगा, आगे की जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम होता है। इसी एंजाइम के थ्रू क्या होगा, आपका जो टारगेट एंजाइम है, टारगेट एंजाइम का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखे, इससे पहले हम लोग इस स्लाइड में इससे पहले हम लोग देखे हैं कि ये जितने सारे भी एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्या है, आपका लाइट डिपेंडेंट एंजाइम होती है, जिसमें सबसे पहले होता है रोबिस्को, उसके बाद है ग्लिसरील्डेट 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज, सीडोहेप्टुलेज 1,7 बाइफॉस्फेटेज, उसके बाद राइबोलोज 5-फॉस्फेट काइनेज। ये सारे एंजाइम होता है जो कि केल्विन साइकिल को रेगुलेट करते हैं और ये सारे लाइट डिपेंडेंट एंजाइम होता है और इनके एक्टिवेशन के लिए लाइट का होना जरूरी होता है। ओके, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ओके, ये है ओवरऑल मैकेनिज्म कि किस तरीके से जो आपका जो टारगेट एंजाइम है, देखिए ये है हमारा टारगेट एंजाइम। तो टारगेट एंजाइम कब तक एक्टिवेट नहीं होगा, कि जब तक कि इनके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर दिया जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा टारगेट एंजाइम है ये अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास डाइसल्फाइड ब्रिज बना हुआ, तो इस ब्रिज को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब ये इनएक्टिव स्टेज में है, अभी एक्टिव स्टेज में होगा, तो कब ये एक्टिव होगा, अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, लाइट, जैसे ही लाइट रिएक्शन शुरू होगी तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले फोटोसिस्टम 1, यहाँ से फोटोसिस्टम 1 से स्टार्ट होता है। तो फोटोसिस्टम 1 ने क्या किया, लाइट को एक्सेप्ट किया और जैसे ही इन्होंने लाइट को एक्सेप्ट किया तो इस फोटोसिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन है, उसी इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट किया है, फेरिडोक्सिन। ये है फेरिडोक्सिन। ओके, तो फेरिडोक्सिन यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए फेरिडोक्सिन यहाँ पर ऑक्सीडाइज स्टेज में होता है। तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये फेरिडोक्सिन फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये रिड्यूस हो जाएगा। कौन, फेरिडोक्सिन यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर थियोरिडोक्सिन है, ये प्रोटीन है, इसके पास क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब ये क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेज में है अभी। ओके, थियोरिडोक्सिन ऑक्सीडाइज स्टेज में है और फेरिडोक्सिन रिड्यूस स्टेज में है। अब क्या होगा, फेरिडोक्सिन और आपका जो थियोरिडोक्सिन है आपस में क्या होगा, कंडेंस होगा। और जब ये आपस में कंडेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर फेरिडोक्सिन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए थे, उसी इलेक्ट्रॉन को आप कौन एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर थियोरिडोक्सिन एक्सेप्ट करेंगे और 2 प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये जो थियोरिडोक्सिन पहले ऑक्सीडाइज स्टेज में थे, अब ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। थियोरिडोक्सिन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला है, फेरिडोक्सिन से मिला है और ये इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन से लेगा और 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये थियोरिडोक्सिन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इनके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड था वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से। ओके, और इसमें जो एंजाइम का इन्वॉल्वेशन होता है उस एंजाइम का नाम है फेरिडोक्सिन थियोरिडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। इस एंजाइम को भी रिड्यूस कौन करता है, फेरिडोक्सिन और थियोरिडोक्सिन। इन दोनों के प्रेजेंस में क्या होगा, इनका एक्टिवेशन होता है और इनके एक्टिवेशन से क्या होगा, ये थियोरिडोक्सिन ऑक्सीडाइज स्टेज में था, अभी किसमें हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका अब ये ऑक्सीडाइज स्टेज में था, अब ये रिड्यूस हो चुका है। ओके, अब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ गए हैं। अब क्या होगा, जो हमारा टारगेट एंजाइम है जो कि ऑक्सीडाइज स्टेज में है, यानी ये इनएक्टिव फेज में है क्योंकि इनके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या होगा, जो टारगेट एंजाइम है, ये जो एंजाइम होती है ये थियोरिडोक्सिन के साथ क्या होगा, कंडेंस होगा और थियोरिडोक्सिन के
थियोरिडॉक्सिन से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो हमारा टारगेट एंजाइम था ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पहले ये ऑक्सीडाइज स्टेज में था, अभी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। अब ये जो एंजाइम है हमारा टारगेट एंजाइम है, ये एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो केल्विन साइकिल को ये बड़े आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब तक ये टारगेट एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में है तब तक ये केल्विन साइकिल को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस इनएक्टिव फेज से ये जब एक्टिव स्टेज में आएगा तभी केल्विन साइकिल रिस्पॉन्ड हो सकता है। तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म आपके केल्विन साइकिल के जितने भी एंजाइम थे उस एंजाइम का रेगुलेशन इस तरीके से होता है। ओके, इसमें फेरिडॉक्सिन और थियोरिडॉक्सिन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है और इसी के थ्रू क्या होगा, आपका टारगेट एंजाइम का एक्टिवेशन होगी। ओके, अब हम देखते हैं स्पेसिफाई करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि रूबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी किस तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए रूबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी भी यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, लाइट का होना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी। ओके, तो जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो सबसे ज्यादा एबंडेंट एंजाइम होता है, नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला एंजाइम होता है और इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। ओके, ये जो रूबिस्को एंजाइम होता है इनके पास 2 साइड होता है, एक होता है ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने की कैपेसिटी भी होती है। ओके, 2 साइड होता है जिसमें इसीलिए इसका नाम रखा गया है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, ये दोनों सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकते हैं। तो यदि एटमॉस्फेयर में यदि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेशन को कराता है और यदि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेस रिएक्शन करवाता है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं केल्विन साइकिल के बारे में, तो अभी यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ओके, तो रूबिस्को एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये एक्टिविटी शो करता है। द एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द लाइट। लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, इसकी एक्टिविटी होती है, बट द एंजाइम इटसेल्फ डज नॉट रिस्पॉन्ड टू थियोरिडॉक्सिन। ओके, ये अपने आप क्या नहीं कर सकता, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये थियोरिडॉक्सिन के साथ बाइंड नहीं हो सकते अपने आप। ओके, जॉर्ज लोरिमर एंड कोलिजियस फाउंड that Rubisco is activated when activator CO2। ओके, ये अपने आप नहीं होता बाइंड, अपने आप ये क्या नहीं होता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता जबकि कोई भी एक्टिवेटर ना आ जाए। तो यहाँ पर जो रूबिस्को एंजाइम है उसका जो एक्टिवेटर है अब केल्विन साइकिल के केस में वो है CO2। जैसे ही CO2 मिल जाता है रूबिस्को एंजाइम को तो ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, अ डिफरेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट CO2 दैट बिकम्स फिक्स्ड। ओके, ये इसके लिए और दूसरा भी सबस्ट्रेट होता है, जैसे कि O2 की बात हमने यहाँ पर अभी हम कर रहे थे कि ऑक्सीजन को भी ये बाइंड कर सकता है, यानी कि ये दोनों को बाइंड कर सकता है, CO2 को भी कर सकता है और ऑक्सीजन को भी कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम केल्विन साइकिल को देख रहे हैं, तो केल्विन साइकिल के केस में यहाँ पर क्या होगा, ये CO2 को एज अ एक्टिवेटर के फॉर्म में यूज करेंगे, यानी CO2 जैसे ही मिल जाएगा तो वैसे ही रूबिस्को एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। रिएक्ट Okay, activator CO2 reacts slowly with an uncharged epsilon NH2 group of lysine within the active site of the enzyme। Okay, रूबिस्को जो एंजाइम होता है उसमें लाइसिन रेसिड्यूज होता है और लाइसिन रेसिड्यूज के साथ यहाँ पर एप्सिलॉन आपका NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, उसी के साथ ही क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन या CO2 का बाइंडिंग होता है। ओके, इसका जो मैकेनिज्म में देखेंगे कि किस तरीके से आपका लाइसिन होता है और एप्सिलॉन NH2 ग्रुप होता है जिसके साथ CO2 का बाइंड होता है। बाइंडिंग होने से क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यानी कि आप ये यहाँ पर कह सकते हो कि जब तक CO2 क्या होगा, ये एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, जब तक CO2 यहाँ पर बाइंड नहीं होगा तब तक रूबिस्को एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता है। द रिजल्टिंग कार्बामेट डेरिवेटिव अ न्यू एन आयोनिक साइट। ओके, देन रैपिडली बाइंड मैग्नीशियम 2+ आयन टू एल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस।
ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सिर्फ CO2 बाइंड होने से रुबिस्को एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन वो जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आयन होती है, वो उस मैग्नीशियम आयन के बाइंड होने से ही क्या होता है, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। किस तरीके से होंगे मैकेनिज्म में समझते हैं। 2 protons are released during the formation of ternary complexes, Rubisco, CO2, magnesium ion. Okay, so activation is promoted activation is promoted by an increase in both pH and magnesium आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ ओके, यहाँ पर प्रोमोट होता है किसके थ्रू, यहाँ पर पीएच और मैग्नीशियम आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रुबिस्को कब एक्टिव होगा कब एक्टिव नहीं होगा। ओके, सिर्फ CO2 और मैग्नीशियम से रुबिस्को एंजाइम एक्टिव नहीं होता है। देखिए यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन फॉलो होती है, तभी जाकर कि ये रुबिस्को एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि CO2 सिर्फ क्या है, एक आपका एक्टिवेटर है, उसके बाद मैग्नीशियम आयन का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो पीएच होता है, पीएच का मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही एक स्पेसिफिक पीएच होगी तभी जाकर के क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन होता है, अदरवाइज रुबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन नहीं होता है। वैसे तो सारे एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर ही क्या करता है, एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम होता है उसके लिए स्पेसिफिक पीएच होता है, उसी पीएच में ही क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। ओके, thus light dependent stromal changes in pH and magnesium ion appear to facilitate the observed activation of Rubisco by light. Okay, लाइट रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर पीएच और आपका मैग्नीशियम जो आयन होता है उनके थ्रू क्या होगा, वो पीएच और जो मैग्नीशियम आयन होता है वो फैसिलिटेट करता है, यानी कि और रुबिस्को एंजाइम को क्या करता है, लाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन होने के लिए क्या करता है, यहाँ पर फैसिलिटेट प्रोवाइड करवाता है। ओके, देखिए पीएच स्ट्रोमल चेंजेस क्या, या स्ट्रोमल, क्योंकि जो आपका स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है, आपका रुबिस्को एंजाइम होता है, तो स्ट्रोमा में क्या होगा, पीएच और मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, तभी क्या होगा, ये रुबिस्को एंजाइम लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ओके, इट वेरीज विद पीएच। ओके, पीएच पे क्या करता है, ये जो रुबिस्को एंजाइम होता है पीएच पे क्या होता है, ये वेरी करता है। ओके, यानी कि कितने से कितने पीएच में क्या होगा, ये रुबिस्को एंजाइम एक्टिवेट हो सकता है। ऑन इल्यूमिनेशन द पीएच ऑफ द स्ट्रोमा इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 7 टू अबाउट 8। ओके, पीएच कितना होना चाहिए रुबिस्को एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, अप्रोक्सीमेटली 7 टू 8 इनके बीच में क्या होगा, पीएच होगी, तभी क्या होगा, रुबिस्को एंजाइम की एक्टिवेशन होगी। As protons are formed from the stroma into the thallicoid lumen. Okay, कब ये pH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जब ल्यूमेन से प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन जब ल्यूमेन से प्रोटॉन का पंप किया जाएगा कहाँ पर, स्ट्रोमा में, तब क्या होगा, क्योंकि जहां पर आपका प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर पीएच की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, तब यहाँ पर 7 को हम मान सकते हैं न्यूट्रल, उसके बाद क्या है 8, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, ये बेसिडिक होते जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, जब प्रोटॉन का पंपिंग होता है तो प्रोटॉन के पंपिंग होने से क्या होगा, यहाँ पर पीएच में डिफर होता है, और पीएच में डिफर होता है, यानी कि 7 टू 8 पीएच होता है, तभी क्या होता है यहाँ पर, यानी कि एक पीएच का जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, ल्यूमेन से थैलेकॉइड में यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, जो आपका रुबिस्को एंजाइम होती है रुबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। ओके, IRUBP कार्बोक्सिलेज हैज अ शार्प पीएच ऑप्टिमम नियर पीएच 8। ओके, क्या होता है यहाँ पर, जो आपका रुबिस्को एंजाइम होता है वो रुबिस्को एंजाइम उसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है नियरली कितना होता है, 8 होना चाहिए। तो 8 पीएच होगा तभी क्या होगा, यहाँ पर आपका जो रुबिस्को एंजाइम होती है रुबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन देखा गया है। ओके, इट इज स्टिमुलेटेड बाय मैग्नीशियम 2+ आयन, मैग्नीशियम आयन के थ्रू क्या होगा, रुबिस्को एंजाइम का स्टिमुलेशन होगा, यानी कि रुबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। Recall that the light induced influx of the proton to the thylakoid lumen is
is accompanied by the efflux of magnesium ion to the stroma. ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जब लाइट रिएक्शन होता है तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, जब प्रोटॉन का क्या होगा, प्रोटॉन का मूवमेंट होता है या प्रोटॉन का पंपिंग होता है ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन भी आपका ल्यूमेन से स्ट्रोमा में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन का भी पंपिंग होता है या मैग्नीशियम आयन भी चले जाते हैं कहाँ पर, स्ट्रोमा में। तो जब स्ट्रोमा में मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगा या मैग्नीशियम आयन होगी, तभी क्या होगा यहाँ पर आपका रोबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन देखा गया है। ओके, इस तरीके से ये था रोबिस्को एंजाइम के कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ कॉन्सेप्ट जिसको हमें याद रखना चाहिए और ये ध्यान में रखते हुए रोबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी को समझना है। ओके, अब ये है हमारा फाइनल रोबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन कि रोबिस्को एंजाइम किस तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट होगा। ओके, तो ये है रोबिस्को एंजाइम और रोबिस्को एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है लाइसिन रेसिड्यू और लाइसिन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर NH3+ ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए ये जितने भी स्टेज यहाँ पर 3 स्टेजेस दिखाया जा रहा है और ये तीनों स्टेज आपस में क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन है। ओके, रिवर्सिबल कंडीशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो रोबिस्को एंजाइम है ये क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इनके जो लाइसिन रेसिड्यूज है, लाइसिन रेसिड्यूज के साथ यहाँ पर NH3+ ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो NH3+ है यहाँ से एक प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा या रिलीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो ये लाइसिन रेसिड्यू, रोबिस्को एंजाइम का जो लाइसिन रेसिड्यू है उस लाइसिन के साथ यहाँ पर NH2 ग्रुप कंबाइन हो जाएगा। ओके, या NH2 ग्रुप लाइसिन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज हो गया है तो इसके पास अब कितना प्रोटॉन बचा है, 2। ओके, यानी कि NH3 था, अब NH3 से ये NH2 में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो रिएक्शन है रोबिस्को एंजाइम का ये क्या हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, यानी कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके फिर वापस से NH3 में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो पहला स्टेज में क्या देख रहे हैं हम कि NH3 से क्या बन गया, NH2 बन गया है। अब यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है, यहाँ पर जो रोबिस्को का ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होगा, CO2 को फिक्स किया जाएगा और जब CO2 को फिक्स किया जाएगा तो जो NH2 ग्रुप है, NH2 से एक प्रोटॉन को फिर रिलीज किया जाएगा यहाँ से, और जब एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो जो लाइसिन रेसिड्यू है, लाइसिन के साथ अब सिर्फ NH बचा हुआ है। ओके, NH बचा हुआ है। ओके, और इसी जो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है उसी को हम बोलते हैं कार्बोमाइलेशन। ओके, कार्बोमाइलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो रिएक्शन होती है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ से फिर से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH2 में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो CO2 है, ये CO2 किसके साथ बाइंड करेगा, NH के साथ बाइंड करेगा। अब यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुआ है, रोबिस्को के साथ लाइसिन रेसिड्यूज है, लाइसिन के साथ NH ग्रुप है, NH के साथ क्या हो गया है, यहाँ पर CO2 बाइंड कर चुका है। इसी को हम कार्बोमाइलेशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर रोबिस्को एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में है। ओके, अब रोबिस्को को फाइनल एक्टिवेशन होने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ेगी। ये है मैग्नीशियम आयन जो क्या करेंगे, रोबिस्को को फाइनली रोबिस्को को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो स्टेज है लाइसिन के साथ NH के साथ CO2, अब यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम आयन का एडिशन होगा। जैसे ही मैग्नीशियम आयन का एडिशन होगा तो ये जो मैग्नीशियम आयन है ये CO2 के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंड करेंगे, और जैसे ही मैग्नीशियम आयन CO2 के साथ बाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो रोबिस्को एंजाइम है ये अब एक्टिव हो चुका है। ओके, ये जो रिएक्शन होती है ये भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि मैग्नीशियम आयन जब बाहर हो जाएगा फिर से इस तरीके से रोबिस्को एंजाइम इस तरीके से बन जाएगा, फिर से ये इनएक्टिव स्टेज में आ जाएगा। ओके, तो ये था इनएक्टिव और एक्टिव दोनों स्टेजेस आपका रोबिस्को एंजाइम का। ओके, तो इस तरीके से मैग्नीशियम आयन, उसके बाद आपका लाइट का प्रेजेंस होना, मैग्नीशियम आयन का होना, पीएच का होना बहुत जरूरी है रोबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन के लिए। ओके, तो इस तरीके से रोबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। और जब रोबिस्को एंजाइम एक्टिवेशन, क्योंकि विदाउट रोबिस्को एंजाइम के एक्टिवेशन हुए बिना आपका केल्विन साइकिल नहीं चलेगी। ओके, क्योंकि केल्विन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन का फिक्सेशन करना, और कार्बन का फिक्सेशन के लिए आपका रोबिस्को एंजाइम का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म आपका रेगुलेशन ऑफ रोबिस्को एंजाइम, या आप बोल सकते हो कि रेगुलेशन ऑफ द केल्विन साइकिल। ओके, तो ये था ओवरऑल
रेगुलेशन ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का रेगुलेशन इस तरीके से हम देखिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और एक बेल आइकन बगल साइड में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है या जो नेक्स्ट मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।